अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, तो ये एक फैक्ट होगा। अगर मैं कहूं कि इस ग्रोथ स्टोरी के राइटर्स इंडिया के मिडिल क्लास कंज्यूमर्स होंगे, तो ये एक ओपिनियन होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस ग्रोथ स्टोरी के राइटर्स ही नहीं, इसके मेन कैरेक्टर्स भी आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास कंज्यूमर्स हो सकते हैं, तो ये एक समझदारी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल सहगल और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाख रुपए के आईफोन खरीदने में आपका ज्यादा फायदा है या उस लाख रुपए से एप्पल के शेयर्स खरीदने में। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। ये उस तरह का वीडियो नहीं है। आपने ऐसा पहले जरूर सुना होगा कि इफ यू बिलीव इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी और आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो निफ्टी में इन्वेस्ट करना सबसे आसान तरीका है। और मैं इस बात से अग्री करता भी हूँ। पर क्या हम इस थ्योरी को एक कदम और आगे ले जा सकते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आइए जानते हैं। देखिए, जब हम किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करते हैं, तो वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ दैट कंट्री। और जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: पर्सनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो वो लास्ट कंपोनेंट यानी नेट एक्सपोर्ट्स को 1 मिनट के लिए भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे केस में वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है, विच मीन्स कि हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे केस में रेलेवेंट कंपोनेंट्स बचे 3: पर्सनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये वो खर्चे हैं जो सरकारी खजाने पे किए जाते हैं ऑन थिंग्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। इन खर्चों का मेन पर्पस होता है पब्लिक वेलफेयर। फिर आते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये वो खर्चे हैं जो बिजनेसेस करते हैं अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, रियल एस्टेट जैसी चीजों पे। इन खर्चों का मेन पर्पस बिजनेसेस को ऑपरेट करना और ग्रो करना होता है। और फिर तीसरा कंपोनेंट आता है पर्सनल कंजम्पशन। इन खर्चों का मेन पर्पस होता है, वेल यू गेस्ड इट, कंजम्पशन। इसमें आपकी किचन से लेकर बाथरूम तक, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक, ट्रैवल से लेकर एंटरटेनमेंट तक, ये सब खर्चे इंक्लूडेड होते हैं। अब इस जीडीपी के कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं जरा। देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से वो कंपनीज बेनिफिट करती हैं जो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या मेंटेन करने में मदद करती हैं, और कॉर्पोरेट में फिक्स इन्वेस्टमेंट से वो कंपनीज बेनिफिट करती हैं जो केपेक्स ड्रिवन डिमांड को फुलफिल करती हैं। इन दोनों ही कैटेगरीज में काफी ओवरलैप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पावर जनरेशन कंपनी है, वो सरकार के लिए भी पावर जनरेट कर सकती है और कॉर्पोरेट्स के लिए भी। सिमिलरली, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, कमोडिटीज, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, इंडस्ट्रियल्स, इस तरह के कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको काफी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो या तो गवर्नमेंट की या कॉर्पोरेट्स की डिमांड को फुलफिल करती हैं, या कुछ तो ऐसी होंगी जो दोनों को फुलफिल करती हैं। लेकिन हमारी जो ये तीसरी कैटेगरी है, पर्सनल कंजम्पशन वाली, इस कैटेगरी में आपको ज्यादातर ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो या तो D2C होंगी या B2B2C होंगी। मतलब इन कंपनीज के एंड कस्टमर्स आपके और मेरे जैसे रेगुलर कंज्यूमर्स होते हैं, जिन तक ये कंपनीज या तो डायरेक्टली पहुंचती हैं या फिर इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज पहुंचती हैं। इंटरमीडियरीज जैसे कि होलसेलर, रिटेलर और मार्केट प्लेसेस। अब हमने अपनी पहली 2 कैटेगरीज यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इनसे रिलेटेड सेक्टर्स पे तो एक नजर मार ली है। लेकिन हमारी तीसरी कैटेगरी पर्सनल कंजम्पशन, इससे रिलेटेड सेक्टर्स को देखने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि इस कैटेगरी में ऐसा इतना खास क्या है जो आज हम इसको इतनी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस चीज पे डिपेंड करती है? सरकार की टैक्स इनकम पे। और सरकार की टैक्स इनकम किस पे डिपेंड करती है? हमारे और आपके इनकम पे और हमारे और आपके खर्चों पे। सरकार हमारी इनकम पे भी टैक्स लगाती है, हमारे खर्चों पे भी। सिमिलरली, कॉर्पोरेट्स की इनकम पे और कॉर्पोरेट्स के एक्सपेंडिचर्स पे सरकार टैक्स लगाती है। जितनी ज्यादा हम शॉपिंग करेंगे, उतनी ज्यादा सरकार की टैक्स इनकम बढ़ेगी। अच्छा, सिमिलरली हम जितना खर्चा करेंगे, उतनी ज्यादा कॉर्पोरेट्स को अपनी इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, अपने स्टाफ में, अपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए जरूरत बढ़ेगी। वो जितना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और खर्चे करेंगे, सरकार की टैक्स इनकम उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मतलब जीडीपी का कंपोनेंट कोई भी हो, अल्टीमेटली हमारे और आपके कंजम्पशन पे ही डिपेंड करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वैसे इस सब इक्वेशन में बैंक्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन हम उसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। खैर, इस सब चर्चा से लाख बातों की एक बात ये निकल के आती है कि अगर हम इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर बुलिश हैं और उस ग्रोथ से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, तो बेशक निफ्टी एक बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन निफ्टी में कंजम्पशन सेक्टर्स के अलावा भी और भी नॉन कंजम्पशन सेक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हम कंजम्पशन थीम में कौन कौन से सेक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। कंजम्पशन थीम की जब बात होती है, तो एफएमसीजी तो सबसे पहले दिमाग में आता ही है। उसके अलावा रिटेल, लेजर, ऑटो, होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर्स का नाम आता है। और इस सब के साथ साथ बैंकिंग
और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स भी साथ साथ चलते ही हैं, स्पेशली जब हम उस सामान की बात करते हैं जो इंडियंस अक्सर लोन पे लिया करते हैं, जैसे कि टू व्हीलर्स, कार्स, बड़े होम अप्लायंसेस एक्सेट्रा। तो अब सवाल ये आता है कि कंजम्पशन थीम में ऐसा क्या खास है जो मैं आपको इस पे इतना ज्ञान दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि दिस कुड प्रोबेबली बी द नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट थीम इन इंडिया। एंड आई एग्री, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, I will let data speak. Now, let's have a look at some charts that could be your leading indicators for a consumption boom in our country. इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे देश में ओवरऑल पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन का शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ा है, फ्रॉम लेस देन 20% अबाउट 60 years ago to 35% नाउ। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है वो अपने साथ साथ कंज्यूमर स्पेंडिंग भी लेकर आता है। चलिए एक और चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे देश के रूरल एरियाज में सड़कें कितनी तेजी से पिछले 20-22 सालों में पहुंची हैं। गांव में सड़कों का पहुंचना मतलब गांव में गुड्स एंड सर्विसेज का पहुंचना, विच अगेन इज गुड फॉर कंजम्पशन ग्रोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन आज से 10 साल पहले केवल 10% हुआ करता था और आज ये बढ़कर 65% से ज्यादा हो चुका है और अगले 10 सालों में तो 90% पे पहुंचने की उम्मीद है। और मुझे शायद आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे हायर स्मार्टफोन पेनिट्रेशन मतलब हायर परचेजिंग एक्टिविटी। अब नजर मारते हैं दो ऐसे चार्ट्स पे जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया की कंजम्पशन डेवलप्ड मार्केट्स के मुकाबले काफी अलग है। देखिए दुनिया भर में देखा गया है कि जैसे जैसे कोई देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे उस देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लोग बेयर मिनिमम बेसिक्स से आगे बढ़कर और डिस्क्रिशनरी और महंगी स्पेंडिंग करने लगते हैं। और ये तो काफी नेचुरल फिनोमिनन भी है कि जैसे जैसे कोई इंसान अमीर होता है वो अपनी जरूरतों के अलावा अपनी इच्छाओं और अपने शौक पे भी खर्चा करने लगता है। इसमें दुनिया की कुछ बड़ी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को प्लॉट किया गया है, जिसमें एक्स एक्सिस पर उन कंट्रीज का जीडीपी पर कैपिटा है और वाई एक्सिस पर सीपीआई उनके फूड एंड बेवरेज का शेयर है। आसान भाषा में कहें तो जहां एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के ओवरऑल खर्चे में खाने पीने का शेयर लगभग 50% है, वहीं एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड के ओवरऑल खर्चे में ये शेयर केवल 15% है। मतलब जहां ज्यादातर इंडियंस सस्टेनेंस पे अधिकतर खर्चा करते हैं, वहीं अमेरिकन सस्टेनेंस से काफी आगे बढ़ चुके हैं और इसमें इन कंट्रीज के जीडीपी पर कैपिटा का बहुत बड़ा खेल है। देखिए इंडिया की जीडीपी अभी केवल $2200 पर कैपिटा है, यूएस की जीडीपी $70,000 पर कैपिटा से आगे बढ़ चुकी है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इस स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ा है। कैसे? इस चार्ट में भी एक्स एक्सिस पे तो वही जीडीपी पर कैपिटा है, लेकिन वाई एक्सिस में हमारे पिछले वाले चार्ट के वाई एक्सिस से बिल्कुल उल्टा है। मतलब यहाँ पर सीपीआई में फूड एंड बेवरेज को छोड़ के बाकी सब गुड्स एंड सर्विसेज का कितना शेयर है वो प्लॉट किया गया है। चलिए इसमें जर्मनी के चार्ट को देखते हैं, वो रेड डॉट्स को फॉलो करके। इसमें आप देख सकते हैं कि जब जर्मनी का जीडीपी पर कैपिटा 25-30 हजार डॉलर के आसपास था, तब उनकी ओवरऑल खर्चे में नॉन फूड एंड बेवरेजेस पे 82% खर्चा हुआ करता था। पर जैसे जैसे जर्मनी की जीडीपी पर कैपिटा बढ़ी और $30,000 का मार्क क्रॉस किया, उनके ओवरऑल खर्चे में नॉन फूड कंजम्पशन लगभग 90% पे आ गया और वहां पर लगभग स्टेबल है आज तक। अब आदमी कितना भी अमीर हो जाए, थोड़ा बहुत खर्चा तो खाने पीने पर करेगा ना, तो वो 10% के आसपास खर्चा करते हैं उस पर। और यही फिनोमिनन कितने बढ़िया तरीके से जापान के लिए भी प्ले हुआ है वो आप ग्रीन वाली लाइन को देख के समझ सकते हैं। एंड सिमिलरली चाइना के केस में भी हमें वही देखने को मिला। तो अब इसमें इंडिया कहाँ पे खड़ा होता है? देखिए हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि $2000 पर कैपिटा जीडीपी किसी भी एक मॉडर्न इकोनॉमी की कंजम्पशन स्टोरी में एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ सॉर्ट्स। और ये चाइना में भी देखा गया है। चाइना ने भी जब ये आंकड़ा क्रॉस किया था इन द मिड 2000s, तो वहां के लोगों के कंजम्पशन पैटर्न्स में भी एक स्टेप चेंज नजर आया था, इन विच दे स्टार्टेड टू मूव अवे फ्रॉम स्पेंडिंग जस्ट ऑन फूड। माना जाता है कि ये $2000 का आंकड़ा क्रॉस करते ही वहां के लोग एक लाइफस्टाइल और एस्पिरेशनल स्पेंडिंग की ओर बढ़े थे। वैसे आजकल ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट $3000 माना जाता है, बट दैट्स ओके, क्योंकि अगले 2-3 साल में हम वो आंकड़ा क्रॉस करने वाले हैं। चलिए अपने अगले दो चार्ट्स के थ्रू ये देखते हैं कि ये स्टोरी इंडिया में कैसे प्ले हो रही है। इस चार्ट में इंडियन हाउस होल्ड्स को उनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं एलिट्स विद ओवर 20 lakhs ऑफ एनुअल हाउस होल्ड इनकम, फिर आते हैं एफ्लुएंट हाउस होल्ड्स with 10 to 20 lakhs of annual income. Next are aspirational households with 5 to 10 lakhs of annual income. उसके नीचे आते हैं next billion, जो कि हमारे देश में इनकम लेवल्स के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है with 1.5 to 5 lakhs per annum. और सबसे नीचे आते हैं strugglers with a household income of less than 1.5 lakhs per annum. Naturally, जितनी कम household income उतना ज्यादा share of food and beverage in the overall expenditure of that household, ये तो हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं।
लेकिन अब आगे ये देखते हैं कि एलिट्स और एफ्लुएंट क्लासेस कहाँ पर खर्चा करते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे, विच वुड इंक्लूड वाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, प्रीमियम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड गुड्स जैसे कि प्रीमियम टाइल्स हो गई, प्रीमियम पेंट हो गया, प्रीमियम सैनिटरी वेयर हो गया, और जनरली होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स पे। इन लोगों का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है ट्रैवलिंग और कम्युनिकेशन पे, और खाने पीने के बाद तीसरा सबसे बड़ा खर्चा इनका फुटवेयर और क्लोथिंग पे होता है। लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं दो इनकम ग्रुप्स पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जनाब जहां 2010s के डेकेड में एस्पिरेशनल क्लास ने 6% CAGR से ग्रो करा, ये एलिट्स और एफ्लुएंट क्लासेस ने 9% CAGR से ग्रो करा। एंड सिमिलरली 2020s के डेकेड में एस्पिरेशनल क्लास जहां 4% CAGR से ग्रो करने की उम्मीद है, एलिट्स और एफ्लुएंट्स की गिनती में लगभग 7% CAGR से ग्रो करने की उम्मीद है। मतलब जहां आज एलिट्स और एफ्लुएंट क्लासेस में 4 से 4.5 करोड़ फैमिलीज इंक्लूड होती हैं, 2030 में ये गिनती बढ़कर 8 करोड़ होने की उम्मीद है। मतलब आज से ऑलमोस्ट डबल। और ये एलीट और एफ्लुएंट हाउसहोल्ड्स जो आज से कुछ साल पहले तक कुछ बड़े शहरों में ही दिखाई देते थे, आजकल कुछ नए शहरों में भी इमर्ज हो रहे हैं, और आज से आगे आने वाले कुछ टाइम में ऑल ओवर इंडिया में दिखाई देंगे। चलिए, ये सब डेटा तो हो गया ओवरऑल कंट्री के लेवल पे, पर अब कुछ ट्रेंड्स देखते हैं अपने रेलेवेंट सेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। शुरू करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल से। यहाँ हमें ग्रोथ के दो बड़े थीम्स दिखाई देते हैं। एक तरफ तो ओवरऑल इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की पेनिट्रेशन बाकी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज से काफी कम है, और दूसरी ओर रूरल एरियाज में तो ये पेनिट्रेशन और भी ज्यादा कम है, और ये आंकड़ा आगे जाके ग्रो ही करने वाला है, ड्रिवन बाय सम की फैक्टर्स लाइक लोगों की डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बढ़ना, कंज्यूमर फाइनेंसिंग का बढ़ना, और जनरली अर्बनाइजेशन का बढ़ना। चलिए अपने कंजम्पशन थीम के अगले की सेक्टर की तरफ चलते हैं, ऑटो सेक्टर। यहाँ भी पेनिट्रेशन हमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसी ही नजर आती है, जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में हर 1000 लोगों पे आपको 400, 500, इवन 600 कार्ड्स नजर आ जाएंगी। इंडिया में ये नंबर सिर्फ 23 पर है, 23। चाइना, जो कि हमारे सबसे करीबी सबसे कंपेरेबल कंट्री है, इवन वहां पर ये नंबर 116 पर है। सो क्लियरली वी हैव अ लॉन्ग रनवे टू गो। और कोविड के बाद से इंडियन ऑटो सेक्टर में डिमांड ने पिकअप किया है। कोविड में जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, तब लोगों को ये रियलाइज हुआ कि पर्सनल मोबिलिटी कितनी जरूरी है, और ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन ऑटो सेक्टर ने बॉटम आउट कर लिया है। मतलब डिमांड और बढ़ेगी, जिसको ऑटो फाइनेंसिंग में ग्रोथ की वजह से और पुश मिल सकता है। और जब कंजम्पशन की बात आती है तो एफएमसीजी को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सिंपल हो जाती है। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के लगभग आसपास ही रहती है। नॉमिनल जीडीपी मतलब रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। अपने देश में लगभग 12-13% पे चलता है, और यहाँ भी हमें यही देखने को मिलता है कि अपने देश में एफएमसीजी कंजम्पशन पर कैपिटा हमारे एशियन पीयर्स से काफी कम है। और फिर एफएमसीजी तो एक नॉन सिक्लिकल सेक्टर है। इकोनॉमी में कितनी भी उथल पुथल आ जाए, एफएमसीजी हमेशा रिकवर कर ही लेता है, और ये हमने पिछले कई सालों में देखा भी है। फिर चाहे वो 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2016-17 का डिमोनेटाइजेशन हो, 2019-20 में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो, या फिर 2020-21 में कोविड की मार हो, एफएमसीजी हैज ऑलवेज रिकवर्ड ऑन ईच ऑफ दीज ओकेशंस। और स्टॉक मार्केट्स रिटर्न की भी बात करें तो जब हम सेक्टर कंपैरिजन करते हैं तो उसमें एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर्स हैव ऑलवेज परफॉर्म समवेयर इन द मिडिल इन द लास्ट 10 years or so। ये क्लास के मीडियोकर बच्चे की तरह है, जो ना ही कभी टॉप करता है बट ना ही कभी फेल भी होता है, बट हे, इट इज एटलीस्ट कंसिस्टेंटली मीडियोकर, व्हिच मींस दैट इट इज प्रेडिक्टेबल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर की तरफ, बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैंने आपको कहा था ना कि कंजम्पशन थीम की जब भी बात आती है तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। वैसे तो ये काफी इंट्यूटिव है, बट लेट्स हैव अ लुक एट दिस वेरी ब्यूटीफुल चार्ट बाय मिराई एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, जैसे जैसे कोई इकोनॉमी बढ़ती है तो लोगों की हाउस होल्ड और इंडिविजुअल इनकम ही नहीं सिर्फ बढ़ती, उनकी सरप्लस भी बढ़ने लगता है, और उस सरप्लस को इन्वेस्ट या सेव करने की डिमांड भी बढ़ने लगती है। और आप अपने सरप्लस पैसे को सेव कहाँ करने जाएंगे? बैंक्स में। आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? रियल एस्टेट या कैपिटल मार्केट्स में। रियल एस्टेट या कोई बड़ी खर्चे को फाइनेंस करने के लिए आप फिर बैंक्स के पास जाएंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के पास जाएंगे, या एनबीएफसीज के पास जाएंगे। कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? ब्रोकर्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास। और इसी सब इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के खेल में कहीं ना कहीं इंश्योरेंस भी आता है। अब हमारे फ्यूचर प्लानिंग की जब बात करते हैं तो इंश्योरेंस के लिए आप कहाँ जाएंगे? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के पास। तो हो गया आपका ये सारा का सारा गैमेट इज अबाउट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड अगेन, लाइक एनी अदर सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, जब बात बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर क्रेडिट पार्टिसिपेशन की बात आती है तो यहाँ भी हम अपने ग्लोबल पीयर से काफी पीछे हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं,
मतलब मोटी बात यह है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सर्विसेज की भी डिमांड आगे बढ़ने ही वाली है। ठीक है, ये सब ज्ञान तो बढ़िया है, पर स्टॉक मार्केट में ये कैसे प्ले आउट हुआ है, बहुत बढ़िया सवाल। चलिए अब इस ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टॉक स्क्रीन करके दिखाऊंगा और हम उसको बैक टेस्ट करके देखेंगे कि क्या सच में ये कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स ने निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। मैं इसके लिए एक स्क्रीनर का यूज करूंगा और अपने स्क्रीन करे हुए स्टॉक्स के पोस्ट कोविड रिटर्न्स को निफ्टी के पोस्ट कोविड रिटर्न से कंपेयर करूंगा। एंड व्हेन आई से पोस्ट कोविड आई मीन सिंस 23 मार्च 2020, जिस दिन कोविड की न्यूज के कारण मार्केट्स अपने मल्टी ईयर लो पे चले गए थे और निफ्टी और सेंसेक्स तो एक ही दिन में 13% से ड्रॉप कर गए थे, विच वॉज एंड स्टिल इज द बिगेस्ट इंट्राडे स्टॉक मार्केट डिक्लाइन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। मतलब हर्षद मेहता का 1992 स्कैम और 2008-9 का ग्लोबल क्राइसिस, उस दिन भी 13% से इंट्राडे मार्केट नहीं गिरी थी जितना 23 मार्च 2020 को गिरी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने रीसेट का बटन दबा दिया हो। सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स का रीसेट नहीं, हमारी जिंदगियों को भी रीसेट कर दिया हो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट वाज अ रीसेट इन द वे वी शॉप एंड कंज्यूम। और मैंने इस एनालिसिस में कोई चीटिंग नहीं करी है। It's not like I've selected the best performing stocks in the last 3 years. No. In fact, I've made my job even more difficult by selecting 23rd March 2020 to be my starting day. क्योंकि 23 मार्च 2020 से आज तक निफ्टी ने लगभग 32% CAGR का रिटर्न दिया है। ये शायद आज तक का बेस्ट रोलिंग 3 ईयर रिटर्न होगा निफ्टी का, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बीट। उसके अलावा मैंने अपना खुद का एग्जाम मुश्किल करने के लिए 2 और रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। पहला कि I selected only the largest 3 stocks in every sector. Largest 3 by market cap. और आज के मार्केट कैप से नहीं, 23 मार्च 2020 के मार्केट कैप के हिसाब से जो मेरे सेक्टर्स हैं, उस हर सेक्टर के टॉप 3 बाय मार्केट कैप वो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट करे हैं। और इस रेस्ट्रिक्शन ने मेरे लिए 2 चीजें बड़ी मुश्किल कर दी हैं। पहला तो ये कि दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन विल गिव मी ओनली लार्ज कैप स्टॉक्स, और लार्ज कैप स्टॉक्स एज वी ऑल नो उनका रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से थोड़ा कम ही रहता है। बट आई थिंक दैट्स फेयर, क्योंकि निफ्टी से अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी में भी ज्यादातर स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स ही तो हैं। और दूसरा ये कि इस तरह के सिलेक्शन में जिसमें मैं 23 मार्च 2020 के टॉप 3 स्टॉक्स फ्रॉम ईच सेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूं, ना कि आज के, आई विल हैव मिस्ड आउट ऑन सम स्टॉक्स जो पिछले 3 साल में एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए होंगे। एग्जांपल के तौर पे ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में आज की डेट में मार्केट कैप से टॉप 3 स्टॉक्स कौन से हैं? बॉश, संवर्धन मदरसन और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन ऐसा 23 मार्च 2020 को नहीं था। बॉश ठीक है नंबर 1 था तब भी, संवर्धन मदरसन वो भी नंबर 2 पे था, लेकिन नंबर 3 पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स नहीं था, नंबर 3 पे था एक्साइड। तो मैंने अपनी स्टॉक पिकिंग में बॉश और संवर्धन मदरसन को तो लिया, साथ में एक्साइड को लिया, ना कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को। अब इससे हुआ क्या? और आपको बता दूं कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ने पिछले 3 सालों में 90% CAGR से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और एक्साइड का शेयर सिर्फ 15% CAGR से बढ़ा है, which obviously impacted my portfolio returns. तो इससे हुआ क्या? देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पिछले 3 साल में 90% CAGR से ग्रो किया है, मतलब 3 साल में लगभग 2.5 से 3 गुना के बीच में हो गया है वो। और एक्साइड जो कि मैंने सेलेक्ट करा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को नहीं सिलेक्ट करा, एक्साइड को सिलेक्ट करा, एक्साइड ने सिर्फ 15% CAGR से बढ़ा है, which obviously impacted my returns of the entire portfolio. दूसरा रेस्ट्रिक्शन मैंने खुद पे ये लगाया कि सिटिंग इन मार्च 2020 जब मैं ये स्टॉक स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, I will only select those stocks which have at least 5 years of stock market history. मतलब मार्च 2020 में बैठ के अगर टॉप 3 में कोई ऐसा स्टॉक आता है जो कि मार्च 2015 से पहले लिस्ट नहीं हुआ था, तो मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे रिटेल सेक्टर में चाहे मार्च 2020 की बात करें चाहे आज की बात करें, नंबर 1 कंपनी बाय मार्केट कैप इज डीमार्ट, बट आई कुड नॉट सेलेक्ट इट इन माय मार्च 2020 पोर्टफोलियो क्योंकि इट वाज नॉट लिस्टेड बिफोर मार्च 2015, मतलब उसकी 5 साल की स्टॉक मार्केट हिस्ट्री नहीं थी। और इससे मेरा नुकसान क्या हुआ कि डीमार्ट पिछले 3 साल में 22% CAGR सिंस, विच अगेन उसको इंक्लूड ना करना, इट इम्पैक्टेड माय पोर्टफोलियो रिटर्न्स। सो विद ऑल दैट इन माइंड, चलिए अपनी स्क्रीनिंग शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए screener.in का यूज किया है, बट आप कोई भी स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब स्क्रीनर की वेबसाइट पे चलते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन्स करके एक ऑप्शन है, हम उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको अलग अलग स्क्रीन्स मिल जाती हैं, कुछ प्री एग्जिस्टिंग है, कुछ आप अपनी नई स्क्रीनिंग भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आप मार्केट कैप और परफॉर्मेंस, रेवेन्यू परफॉर्मेंस, टॉप लाइन परफॉर्मेंस, बॉटम लाइन परफॉर्मेंस, मार्जिन्स वगैरह वगैरह बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ के बेसिस पे, सेक्टर्स के बेसिस पे, और इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसमें आप
अपना स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट व्हाट वी आर डूइंग हियर टुडे। हम खाली एक प्लेन वेनिला सेक्टर स्क्रीनिंग करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर राइट पैनल में यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर ब्राउज सेक्टर्स में आई थिंक यहाँ पर 82 या 83 80 से ऊपर सब सेक्टर्स हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स, तो हम खाली अपने कंज्यूमर और कंजम्पशन रिलेटेड थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर से सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से सेक्टर्स इसमें इंक्लूड करे हैं। एग्रोकेमिकल्स, एयर ट्रांसपोर्ट ये मैंने नहीं करा है, ये दीज आर ऑब्वियसली रॉ मटेरियल और B2B कंपनीज केपेक्स ड्रिवन, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ कंजम्पशन, तो मैंने इनको इंक्लूड नहीं करा है। अल्कोहलिक बेवरेजेस बिल्कुल लिया है, ऑटो और ऑटो एंसिलरीज बिल्कुल लिया है, बैंक्स हमने जैसे कि बात किया था, बैंक्स और NBFCs बिल्कुल लेना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 सेक्टर मैंने यहाँ पर लिए हैं। बेरिंग्स, केबल्स, कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल कास्टिंग्स ये बिल्कुल नहीं लिया है। सीमेंट नहीं लिया है, सीमेंट प्रोडक्ट्स नहीं लिया है। फिर आते हैं सिरेमिक प्रोडक्ट्स पे, जिसमें हमारी टाइल कंपनीज आ जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, कजारिया टाइल, सेरा और सोमानी आज की डेट में भी टॉप तीन कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैप, और 2020 मार्च में भी यही 3 कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में इंक्लूड हुई हैं। तो मैंने चौथा सेक्टर सिरेमिक प्रोडक्ट्स लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, केमिकल्स, कंप्यूटर एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं लिया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिल्कुल लेंगे, ये ऑब्वियसली दीज आर ऑल द वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो हाउस होल्ड के लिए बनते हैं, जिसमें वर्लपूल जैसी कंपनीज आ जाती हैं, तो वो मैंने बिल्कुल लिया है। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में वोल्टास और वर्लपूल आई है, तीसरी मैं भूल रहा हूँ कौन सी आई है। एज ऑफ आई थिंक एवल्स ही है, यस। एज ऑफ 2020 मार्च जो टॉप की 3 मार्केट कैप से कंपनीज थी। तो ये 5वां सेक्टर मेरा हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रूड ऑयल नहीं लिया है, क्रेडिट रेटिंग नहीं लिया है। डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरीज बिल्कुल लिया है, इसमें टाइटन जैसी कंपनीज आ जाती हैं, तो ये मैंने लिया है। दिस इज माई नेक्स्ट सेक्टर। इसके बाद डाइवर्सिफाइड ड्राई सेल्स नहीं लिया है। ई कॉमर्स इज अ न्यू सेक्टर, ऑब्वियसली रिटेल रिलेटेड सेक्टर, कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर मैंने लिया है। इसमें प्रॉब्लम यही सिर्फ आई कि क्योंकि ये नया सेक्टर है, तो इसमें कंपनीज ज़्यादा लिस्टेड नहीं थी एज ऑफ हम ऑब्वियसली हमारा एक एक क्राइटेरिया ये था कि सिटिंग इन मार्च 2020 द कंपनी शुड हैव बीन लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 5 years, तो मार्च 2015 के बाद की लिस्टेड कंपनीज हम नहीं कंसिडर कर सकते थे। तो अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 कंपनीज आई हैं, इन्फो एज या फिर नौकरी और जस्ट डायल, तो ये कंपनीज मैंने इंक्लूड करी अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद एडिबल ऑयल बिल्कुल लिया है, इसमें अदानी विलमार जैसे फॉर्चून तेल जो बनाती हैं वो वैसी कंपनीज इंक्लूडेड होंगी। ऑब्वियसली अदानी विलमार हम नहीं ले पाए क्योंकि अदानी विलमार वॉज रिसेंटली लिस्टेड, तो हमने तो वो कंपनीज ली हैं जो कि 2015 के बाद की लिस्ट थी। तो उससे टॉप 3 कंपनीज मैं मार्केट कैप सेटिंग इन 2020 मार्च 3 कंपनीज मैंने सेलेक्ट करी हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेक्टर। उसके बाद एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग ये बिल्कुल नहीं लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में वन कोड आर्ग्यू कि ये क्यों नहीं लिया है। देखिए इसमें जो सिलेक्टेड कंपनीज हैं, आप देखिए इसमें सब B2B केपेक्स ड्रिवन वो कंपनीज हैं जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं फॉर द गवर्नमेंट और फॉर बिजनेसेस। ये हमारे आपके घर में जो सामान मिलता है वाइट गुड्स, ये वो नहीं बनाती हैं, वो हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कवर कर लिया है। सो आगे बढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट में मैंने बिल्कुल लिया, इसमें हमारे टीवी चैनल्स आते हैं, ZTV, सन टीवी, PVR और एक सिनेमा कंपनीज भी आती हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में यही 3 जो आज मार्केट कैप से टॉप 3 है, 2020 में भी यही 3 कंपनीज थी। तो ZTV, सन टीवी और PVR आइनॉक्स मैंने इंक्लूड करा है विद इन द एंटरटेनमेंट सब सेक्टर। ETF इज नथिंग बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो मैंने उसको नहीं लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फेरो एलॉयज, फर्टिलाइजर्स ये नहीं लिया है। फाइनेंस ऑब्वियसली दैट्स पार्ट ऑफ आवर बैंकिंग एंड NBFC, तो इसमें NBFC आ जाती हैं। आई थिंक मेरे पोर्टफोलियो में HDFC लिमिटेड और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व मेरे टॉप 3 बाय मार्केट कैप थी एज ऑफ 2020 मार्च, तो मैंने इंक्लूड करा है। FMCG ऑब्वियसली इज इंक्लूडेड, तो ये मैंने लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट्स ये मैंने नहीं लिए। हेल्थ के लिए इसमें हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स चेन्स आ जाती हैं, तो ये मैंने इंक्लूड करा है। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बिल्कुल करा है, इसमें 3 होटल चेन्स हमारी इंक्लूड हुई हैं, EIH, इंडियन होटल्स और आई थिंक महिंद्रा हॉलीडे, यस, क्योंकि ये चैलेट और लेमन ट्री ये 2015 के बाद में लिस्ट हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीट्स ये सब मैंने नहीं लिया है। इंश्योरेंस
मैं बिल्कुल लेना चाहता था, दैट्स पार्ट ऑफ आवर बैंकिंग एंड एनबीएफसी पोर्टफोलियो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से ज़्यादातर कंपनीज 2015 के बाद में लिस्ट हुई है, सो आई कुड नॉट सेलेक्ट एनी ऑफ दीज कंपनीज विद इन माई रिसर्च। उसके बाद आईटी हार्डवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर मैंने नहीं लिया है, दीज आर B2B। लेदर लिया है, दैट्स पार्ट ऑफ माई रिटेल स्टोरी। लॉजिस्टिक्स, मरीन पोर्ट, मीडिया, माइनिंग, मिसलेनियस, नॉन फेरस, ऑयल एंड गैस, ऑनलाइन मीडिया, पैकेजिंग, ये सब कुछ नहीं लिया है। पेंट्स मैंने लिया है, एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज, जैसे कि मैंने बोला कि इट्स पार्ट ऑफ आर होम इम्प्रूवमेंट एंड प्रीमियमाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पोर्टफोलियो। तो उसमें मैंने पेंट्स को अपना नेक्स्ट सब सेक्टर इंक्लूड करा है। पेपर, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्लांटेशन, प्लास्टिक, पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ मैंने कुछ नहीं लिया है। प्रिंटिंग स्टेशनरी नहीं लिया है। अगला जो सेक्टर लिया है वो मैंने QSR लिया है, एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कंपनीज ही लिमिटेड है, और उसमें से भी सिर्फ 2 ही कंपनीज में सेलेक्ट कर पाया, बिकॉज ऑफ देयर मार्केट कैप एंड देयर लिस्टिंग एक्चुअली 2015 के बाद में हुई थी। तो उसमें मैं जुबिलेंट फूड, जो कि हमारी डोमिनोज की ऑपरेटर है इंडिया में, और वेस्ट लाइफ फूड लिया है मैंने। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि वेस्ट लाइफ फूड इंडिया में कौन से बड़े QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की ऑपरेटर है। आगे बढ़ते हैं। रेलवेज़ ने मैंने नहीं लिया है। रेडीमेड अपैरल्स, गारमेंट्स ये लिया है, इसमें हमारी रूपा और पेज इंडस्ट्रीज ऐसे कंपनीज आती हैं। इसमें हमारी पेज, KPR और रूपा इंक्लूडेड थी व्हेन वी सॉर्ट बाय मार्केट कैप एज ऑफ 2020 मार्च। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITs नहीं लिया है। रियल्टी, रिफाइनरीज, रिफैक्ट्रीज, बिल्कुल कुछ नहीं लिया है। रिटेल ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग, मैंने लिया है। सैनिटरी वेयर मैं लेना चाहता था एक्चुअली एज पार्ट ऑफ आर वही टाइल्स, प्रीमियमाइजेशन, बाथरूम हार्डवेयर वगैरह, उस थीम के अंडर, बट इसमें कोई भी कंपनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, सो मैं नहीं उसमें कुछ ले पाया। उसके बाद शिप बिल्डिंग, शिपिंग, स्टील, कमोडिटी ब्रोकर्स, शुगर, ये सब मैंने कुछ नहीं लिया। टेलीकॉम मैंने बिल्कुल लिया, बट टेलीकॉम के सर्विसेज लिए, टेलीकॉम के हार्डवेयर और इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स नहीं लिए। यहाँ पे हैंडसेट मोबाइल बिल्कुल लिखा है, बट यहाँ पर पहली बात तो इसमें एक ही कंपनी है, और दूसरा दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट, ये कंपनी B2C प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं बनाती। इट्स नॉट लाइक मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल्स या OEM नहीं है लाइक ए सैमसंग और एप्पल, तो मैं इसको नहीं ले पाया। टेलीकॉम सर्विसेज बिल्कुल लिया, इसमें एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा कम्युनिकेशन हमारा इंक्लूडेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर मैंने लिया है वो टेक्सटाइल्स है। इसमें हमारी ट्राइडेंट और रेमंड और वर्धमान टेक्सटाइल, ये 3 इंक्लूड हुई है हमारे पोर्टफोलियो में एज ऑफ 2020 मार्च मार्केट कैप अगेन। उसके बाद टोबैको, ट्रेडिंग, टायर्स, ये सब मैंने नहीं लिए। तो कुल मिला के 21 सब सेक्टर्स मैंने इंक्लूड करे हैं, जिसमें से 2 सब सेक्टर्स में हमें 2 कंपनीज ही मिल पाई, बाकी सब में ऑब्वियसली टॉप 3 कंपनीज हमने ली हैं। तो अ टोटल ऑफ 61 कंपनीज हमने सेलेक्ट करी हैं। चलिए देखते हैं कि इनका, अगर मैं इनको मार्केट इनको इक्वल वेट करके, अगर 2020 मार्च 23 को मैं अगर इक्वल वेट करके 61 कंपनीज को अपना 1 लाख रुपए लगाता, तो have I been able to beat the general market index, which is Nifty 50, or have I been able to beat even the consumer index or not? तो चलिए देखते हैं इस चार्ट के द्वारा कि हमारे पोर्टफोलियो की एक्चुअल रिटर्न्स कितनी आई हैं। तो देखा आप सबने कि कैसे थोड़ी सी और मेहनत करके एक इन्वेस्टर एक थीम को समझ के बेसिक स्क्रीनिंग करके एक वेल डाइवर्सिफाइड, चीप और रिलेटिवली सेफ स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी को बीट कर सकता है, वो भी पूरे 4.5 परसेंटेज पॉइंट्स से। डाइवर्सिफाइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें करीब 60 स्टॉक्स पिक करे हैं। चीप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इसकी मैनेजमेंट के लिए किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को फीस नहीं दी है। और रिलेटिवली सेफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें ज्यादातर लार्ज मार्केट कैप की कंपनीज ही सिलेक्ट करी हैं, विच हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस एंड स्टॉक मार्केट। और मजे की बात यह है कि इस 4.5 परसेंटेज पॉइंट्स के अल्फा में के अगेंस्ट मिला है, इसमें हमने डिविडेंड्स तो इंक्लूड ही नहीं करे हैं। अगर हमने उसको इंक्लूड कर लिया तो आई एम श्योर 1 या 2 परसेंटेज पॉइंट का और अल्फा बढ़ जाएगा। और अगर आप इस पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो वो इंडेक्स तो सिर्फ 27% CAGR से ही बढ़ा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और आपका ये पोर्टफोलियो तो कंजम्पशन थीम के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को भी बीट कर रहा है।
और ये सब तो तब है जब हमने एक प्लेन वेनिला स्क्रीनिंग करी है, जिसमें हमने हर सब सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक्स को आंख बंद करके उठा लिया। अगर हम इसमें ROCE, लेवरेज, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, इन सब का तड़का लगा दें तो हो सकता है हमारे रिटर्न्स इससे भी बेटर हो सकते थे। और अभी तो हमने इस पोर्टफोलियो के SIP रिटर्न्स को कंसिडर नहीं करे हैं। ये तो हमने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 23 मार्च 2020 को अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो कितने हो जाते वो देखा है। तो हो सकता है SIP रिटर्न्स में इसका अल्फा थोड़ा सा और बेटर होता। और फाइनली ये तो बिल्कुल पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करी है हमने। हो सकता है कि इन स्टॉक्स को हम थोड़ा रीशफल करते ऑन अ मंथली और क्वार्टरली बेसिस बेस्ड ऑन सम इंडिकेटर्स, तो हो सकता है हमारे एक्चुअल रिटर्न्स इससे भी बेटर आते। या हो सकता है कि हमने इक्वल वेट ना रख के मार्केट वेटेड अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी होती या किसी इंडिकेटर्स के बेसिस पे वेट्स चेंज करे होते तो हो सकता है हमारे रिटर्न्स थोड़े बेटर होते। मैं कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकता कि इन सब चीजों को करके हमारे रिटर्न्स इससे भी बेटर होते या थोड़े वर्स होते, वो तो टेस्ट करने की बात है। यहाँ पे तो हमने प्लेन वेनिला इन्वेस्टमेंट करी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी है, उसमें हमने देखा कि निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करा है 3 परसेंटेज पॉइंट से, और डिविडेंड जोड़ लें तो 1-2 परसेंटेज पॉइंट और जोड़ सकते हो आप, मतलब 4-5 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस आया है, वो अल्फा मिला है हमें वर्सेस निफ्टी। अगर आपको इन सब सवालों का जवाब चाहिए, जैसे कि अगर मैं वॉल्यूम वेटेड करता या फिर मैं रीशफलिंग करता या फिर मैं कोई और मेट्रिक्स ROCE रिटर्न्स के बेसिस पे अगर कुछ स्टॉक पिकिंग करता तो मेरी रिटर्न प्रोफाइल कैसी होती, इसका जवाब चाहिए तो आप अपना इंटरेस्ट कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इस पूरे डेटा को एक्सेस करना है, मेरे पूरे एनालिसिस को स्टॉक बाय स्टॉक देखना है, तो इस एक्सेल स्प्रेडशीट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर जनरली स्पीकिंग आपको इस वीडियो में मजा आया हो या फिर कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लर्निंग बढ़ाते रहिए, अर्निंग अपने आप बढ़ती रहेगी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.